नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक चित्रांशी। स्वागत है आप सभी का मेधावी पे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है ना, इट इज़ वेरी हॉट एंड करेंट टॉपिक। बात 2002 की है, केस 2002 का है, लेकिन लगभग 20 सालों के बाद आज 2022 में यह केस फिर से चर्चा में आ गया है। क्यों आ गया है, इसके बारे में बात करेंगे। भारत की राजनीति के गलियारों में हलचल क्यों अचानक से बढ़ गई है, भारतीय राजनीति गर्मा अचानक से क्यों गई है, इस बारे में बात करेंगे। राजनीति में जो पक्ष विपक्ष के बात है वो भी कर लेंगे कि पक्ष का कहना क्या है और विपक्ष की बातें करनी क्या है। इन सब के बीच में मुद्दा बहुत गंभीर है, लेकिन इन सब के बीच में हमें अपने लिए एग्जामिनेशन के क्वेश्चन भी ढूंढ लेने हैं, क्योंकि यह टॉपिक करंट का है और हमारे एग्जामिनेशंस के लिए यूज़फुल हो सकता है। इसलिए हम इस पर डिटेल में बात करेंगे और चर्चा करेंगे इसके सभी प्रकार के आयामों का। आइए देखते हैं। हम बात करने वाले हैं बिल्किस बानो केस। बिल्किस बानो केस 2002। बिल्किस बानो केस 2002 आया गुजरात राइट्स के दौरान, जो कि 2002 में हुए गोधरा में। दोस्तों, बिल्किस बानो का केस जो है, दरअसल यह एक गैंग रेप का मामला है। गैंग रेप का मामला यह है कि दंगाइयों की एक समूह ने, जिसमें कि 11 लोग को अभियुक्त बनाया गया। इन पर आरोप है था एक्चुअली कि इन 11 लोगों ने मिलकर बिल्किस बानो के साथ दुष्कर्म किया और जो इस केस की जो हेनियसटी इसमें दिखती है ना, जो हेनियसनिज्म दिखता है, वो ये दिखता है कि जिस समय इनके साथ ये दुष्कर्म हुआ, यह लेडी 5 मंथ की प्रेग्नेंट थी। एक लेडी जो कि 5 मंथ की प्रेग्नेंट है, उसके साथ ऐसा दुष्कर्म, गैंग रेप और साथ ही इनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्याएं, जिनमें इनकी 3 वर्ष की एक बेटी भी शामिल थी। इन हत्या में, जिनमें इनकी हत्या की गई, इन 7 लोगों में इनकी 3 वर्ष की एक बेटी भी शामिल थी। आप समझ सकते हैं कि यह मामला कितना गंभीर और कितना पीड़ादायक रहा होगा इस फैमिली के लिए। समाज की एक विडंबना है कि जो असामाजिक तत्व हैं, जो ऐसे कार्य को अंजाम देते हैं, वो भी इसी समाज के हिस्सा हैं। दिक्कत कहाँ आती है कि जो इसके लिए, जिसके साथ ये हुआ, उन्हें यही समाज उनके पुनः पूर्व के जीवन में जीने के लिए वापस नहीं छोड़ता। एक्चुअली वो इन्हें ही मेन काज मानता है कि इनकी वजह से ही इस तरह की चीज़ें हुई। थोड़ा सा बदलाव आवश्यक है भारतीय समाज में। कोई एसिड अटैक की जो पीड़िता है, उसे वापस से उस समाज की तरफ स्वीकार न किया जाना। रेप की तो बात ही अलग है, तो बहुत बड़ा हीनियस क्राइम हो गया। जो क्राइम कर रहा है वो खुलेआम घूम रहा है, या जिसके रसूख राजनीतिक गलियारों में सुनाई पड़ रहे हैं, वो अंदर या बाहर दोनों जगह एक जैसी ज़िंदगी जी रहे हैं। जो ट्रीटमेंट है ना कैदियों की, अगर उस प्रकार का ट्रीटमेंट इन्हें मिलने लगे तो इन चीज़ों के लिए ना फिर कोई ख़ास जगह रह नहीं जाएगी हमारे समाज में। फिलहाल इन सब चीज़ों से हटते हुए बात करेंगे कि 15 अगस्त हमारे स्वतंत्रता दिवस पे इन 11 लोगों को छोड़ दिया गया गुजरात सरकार के द्वारा। हलचल इसीलिए है, राजनीति गरमाई इसीलिए है कि क्या ऐसे 11 लोग जो कि दुष्कर्म के आरोपी हैं, उन्हें कैसे छोड़ दिया गया। सन 2002 की बात है, घटना 2002 की है। 2008 में इस पे जो है कि गुजरात हाईकोर्ट का वर्डिक्ट आया। आपको बता दूं कि 2002 से 2008 के बीच में ये जो केस चल रहा था, केस का ट्रायल चल रहा था, यह चल रहा था बॉम्बे हाईकोर्ट में। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि यह हमारे अधिकार क्षेत्र का मामला नहीं है, इसलिए इसे हम ट्रांसफ़र करते हैं गुजरात हाईकोर्ट। गुजरात हाईकोर्ट ने 2008 में वर्डिक्ट सुनाया और इन्हें जो सेंटेंस दी वो दिया लाइफ
इम्प्रिजनमेंट का। उम्र कैद, उम्र कैद भी दो प्रकार की है, एक खास वर्ष के बीच तक की और एक होता है टिल द लास्ट ब्रेथ, अंतिम सांस तक की। इसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल इन्हें जो सज़ा मिली वो मिली उम्र कैद की। लगभग 18 वर्ष, लगभग 18 वर्ष के बाद, लगभग 18 वर्ष की सज़ा काटने के बाद इन्हें वापस से गुजरात सरकार ने छोड़ दिया है सामान्य जीवन जीने के लिए। अब देखिए, जो जिनसे भी अपराध हुए हैं, अब ऐसा नहीं है कि भारत का संविधान उनसे सभी प्रकार के अधिकार छीन लेता है। जीवन जीने का, स्वतंत्र होने का और अपने बाकी कर्म को करने का अधिकार भी भारत के सभी नागरिकों के है। यह प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि इंडिविजुअल ऑफ डिग्निटी, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, व्यक्ति मात्र की गरिमा, उसकी भी गरिमा है जीवन जीने की भी, और मृत्यु की भी गरिमा की बात की गई है कि डिग्निटी फुल शुड बी देयर। आपने देखा होगा कि अगर कोई लावारिस लाश भी मिले ना, जिसका कोई पहचानने वाला नहीं है, पुलिस उसका अंतिम संस्कार बहुत ही ढंग से करती है। इसका मतलब है कि प्रस्तावना यहाँ काम कर रही है। दूसरी बात, 11 वर्षों के बाद इन्हें छोड़ दिया गया, राजनीति गर्मा गई है। हमें ये देखना है कि इसमें हमारे काम की चीज़ें कौन कौन सी हैं। स्टेट्स के अपने अलग अलग लॉज होते हैं इस मामले में, और इस लॉ को कहा जाता है रेमिशन एक्ट। और ये जो रेमिशन एक्ट है, ये अलग अलग राज्यों के अलग अलग होते हैं। हम ये बात करेंगे इन्हें बनाता कौन है। इसमें पूर्ण रूप से स्वायत्तता है स्टेट्स को, जिन भी राज्यों में इन्हें लागू किया जा रहा है राज्य बनाएंगे, इसमें केंद्र का कोई हस्तक्षेप नहीं है। इसे बनाने में शामिल कौन कौन व्यक्ति हैं वो देख लीजिए। सबसे पहले इन्हें जो बनाया जाएगा, ये बनाया जाएगा जेल मैनुअल्स को ध्यान में रख के कि जेल के जो मैनुअल्स हैं अपराधियों के लिए वो क्या हैं। इसमें शामिल होंगे उस राज्य के स्टेट्स के होम मिनिस्टर, स्टेट के होम मिनिस्टर, और उस राज्य के कुछ विशेष ब्यूरोक्रेट्स। इन लोगों से मिलकर क्या बनेगा? रेमिशन एक्ट। गुजरात की बात हो रही है तो गुजरात का रेमिशन एक्ट बना 1992 में, जिसे अमेंड कर दिया गया 2014 में। और आपको पता है कि जब भी किसी कानून में परिवर्तन किया जाता है या संशोधन किया जाता है तो उसमें कुछ लूप होल्स बचे ही रह जाते हैं, और इन्हीं लूप होल्स का फ़ायदा उठा के कानून के विशेषज्ञ इन कानूनों से खेलना भी जान जाते हैं। तो इसी का उदाहरण है यह केस। हालांकि 15 अगस्त की बात है, हमारे स्वतंत्रता दिवस की बात है कि स्वतंत्रता दिवस को ही इन 11 लोगों को क्यों छोड़ा गया जो एक्यूज थे। दरअसल क्या होता है कि भारत सरकार कुछ विशेष दिवसों पर, जैसे स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्रता दिवस, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है, या 26 नवंबर को संविधान दिवस है, ऐसे कुछ राष्ट्रीय पर्व पे या ऐसे राष्ट्रीय अवसरों पे कुछ कैदियों को रिहा करती है। इस बार नंबर आया गुजरात के बिल्किस बानो केस के अभियुक्तों का, और उन सभी 11 को इस बार सरकार ने मुक्त कर दिया। ठीक है। अब देखिए, जो रेमिशन एक्ट है इसके लिए स्टेट को सारी स्वतंत्रता प्राप्त है। इसके लिए भारतीय संविधान का आर्टिकल 161, जो कि राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित है। आपको पता है कि स्टेट कोई भी काम करता है तो अपने राज्य के राज्यपाल के नाम पे करता है, या केंद्र में अगर कोई सरकार काम कर रही है तो वो किसके बारे में कर रही है? वो राष्ट्रपति के नाम पे कर रही है। तो मतलब ये है कि राज्य का राज्यपाल 161 को यूज़ करते हुए इसका उपयोग कर रहे हैं, इसका उपयोग उन्होंने किया है। ये हो गई राज्य के राज्यपाल की बात। जो हमारी CRPC है, CRPC की 234 और 232 और 233
सेक्शन ऑफ सीआरपीसी 233 एंड 232 कहती है कि राज्य सरकारों को इस सभी प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं कि वो किन को छोड़ सकता है, किन की सजा में परिवर्तन कर सकता है या किन की सजा को बिल्कुल माफ करता है। 3 प्रकार की बातें की गई हैं। 3 प्रकार क्या क्या हैं? किसी अपराधी को उसकी सजा माफ करना, उसे छोड़ देना या उसके स्वरूप में परिवर्तन कर देना, ये राज्यों को अधिकार दिया गया है। ठीक है, अब आ जाइए आईपीसी पे। ये हमने बात की सीआरपीसी। आईपीसी का सेक्शन 54 और 57 भी यह अधिकार देता है राज्यों को कि यह रेमिशन एक्ट का उपयोग करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। अब देखिए क्या होता है कि जो राज्य इसका यूज़ करते हैं वो अपने अपने नियम कानून के आधार पर करते हैं। इसका मतलब यह है कि राज्य को अगर ये लगता है कि किसी सजा याफ्ता कैदी को अगर हमें छोड़ना है तो क्या जेल के मैनुअल्स और जेल के जो अधिकारी जिन लोगों ने इसे मिलकर बनाया है, क्या उनके साथ राज्य की सहमति बन पा रही है, तभी किसी व्यक्ति को छोड़ा जाएगा। ठीक है, अब देखिए छोड़ने के लिए भी ना 2-3 चीज़ें हैं कि छोड़ा कैसे जाएगा। छोड़ा ऐसे जाएगा कि क्या जेल का जीवन जीते हुए उस व्यक्ति का जेल में कंडक्ट कैसा रहा था या उसका आचरण कैसा रहा था। उसके आचरण के आधार पर जेल मैनुअल से टैली करते हुए राज्य सरकार अनुमोदन करती है और जेल इन्हें रिहा कर देती है। जेल के अधिकारी इन्हें जेल से रिहा कर देते हैं कुछ मामलों में। ठीक है, यह पूर्ण रूप से डिपेंड करता है कि उस व्यक्ति का जेल में आचरण कैसा था। अब देखिए ये कैसे देखेंगे कि उसका आचरण ठीक ही है। देखिए एक खास समय बिता लेने के बाद 10 से 12 वर्ष जेल में बिता लेने के बाद ना व्यक्ति आम तौर पे, सरकार भी ये चाहती है कि एक बार इसे फिर से मौका दिया जाए सामान्य जीवन में लौटने का। अगर ये अच्छा कर पाता है तो इसको कंटिन्यू कर देंगे या इसे पेरोल के माध्यम से बाहर कर दें और उसके बाद फिर से इसे वापस जेल में ला दें। देखिए 2 चीज़ें हैं, एक है पेरोल और दूसरा है फरलो। इन माध्यम से भी कैदियों को कुछ दिवसों के लिए, कुछ समय के लिए, एक खास समय के लिए बाहर किया जाता है जेल से, लेकिन उस समय के बीतने के पश्चात इन्हें वापस डाला जाता है जेल में, इन्हें वापस बुला लिया जाता है। अब देखिए हम समझेंगे कि पेरोल और फरलो क्या है। देखिए एक है पेरोल। पेरोल किसे मिलेगी पहले ये समझ लें आप। सजा प्राप्त व्यक्ति हो या जिसकी सजा अभी विचाराधीन हो, इन दोनों व्यक्तियों को मिल सकती है पेरोल। पेरोल भी जो है कि राज्य अपने अपने नियमों के आधार पर दे सकते हैं। मतलब यह है कि कुछ राज्य दे भी सकते हैं पेरोल, कुछ नहीं भी दे सकते। देंगे तो कितने दिनों के लिए देंगे ये भी डिपेंड करता है राज्य सरकारों की अपने विवेक पे। ठीक है, ये है आपके पेरोल। पेरोल भी कब दिया जाएगा, यह भी आपके आचरण के आधार पर दिया जाएगा। संजय दत्त का नाम सुना होगा आपने, बार बार उन्हें पेरोल दी गई है और बार बार वो बाहर आते रहे फिर अंदर चले जाते रहे। ठीक है, दूसरा जो शब्द है वो है फरलो। फरलो किसे दी जाएगी, इसके लिए एकदम इंपॉर्टेंट है कि जिसे सजा मिल चुकी हो, जिसे सजा मिल चुकी हो सिर्फ और सिर्फ उसे ही फरलो दी जा सकती है। फरलो भी देने का यही है कि इसका आचरण जेल में कैसा था, अगर ठीक है तो बाहर कर दिया जाएगा। कभी कभी पेरोल जो है ना, ये जो पेरोल है यह दी जाती है उन व्यक्तियों के लिए भी, जैसे मान लीजिए किसी के घर में अचानक से किसी की मृत्यु हो गई है, अगर जेल प्रशासन चाहे तो उसे कुछ दिनों की छुट्टी दे सकता है। किसी के घर में शादी है, उसकी बहन या बेटी की शादी है, उसे दे सकता है। उसके बच्चों का एडमिशन कराना है, उसके लिए भी 4 सप्ताह, 6 सप्ताह, 10 सप्ताह जो भी तय करे जेल प्रशासन, उसे दिया जा सकता है। ठीक है, और फिर जो फरलो है
वो सिर्फ सजा प्राप्त किए व्यक्ति को मिल जाता है। इसके लिए एक अच्छे उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं राम रहीम को। राम रहीम भी जो है कि फरलो के आधार पर बाहर आए थे और बैडमिंटन खेलते हुए नजर आए थे। ठीक है, ये चीज़ें हैं। देखिए, भारत का संविधान और भारत के संविधान से खेलने वाले लोग, खेलने का मतलब है कि जिन्हें कानून की अच्छी खासी जानकारी है। और भारत का संविधान सुप्रीम कोर्ट ने 1982 में, सुप्रीम कोर्ट ने 1982 में डीएस नकारा केस को संदर्भित करते हुए, इस पर वर्डिक्ट देते हुए कहा कि भारत का जो संविधान है, दरअसल ये समाजवादी व्याख्या कर रहे थे इस समय। डीएस नकारा केस भारत के समाजवादी अवधारणा को स्पष्ट करते हुए वर्डिक्ट दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, और इसमें कहा था कि भारतीय संविधान इज अ क्रेडल फ्रॉम बर्थ टू ग्रेवयार्ड। मतलब भारत का संविधान है ना, यह व्यक्ति को पैदा होने, मतलब पालना से लेके कब्र तक की सुरक्षा देता है। इट्स प्रोवाइड द सिक्योरिटी ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, एवरी सिंगल पर्टिकुलर पर्सन ऑफ द इंडियन स्टेट, जो कि पालने से लेके अपने ग्रेवयार्ड तक की यात्रा करेगा। भारतीय संविधान उसे भी सुरक्षा मुहैया कराएगी। ये संविधान की खूबसूरती कह लें या संविधान पर एक बर्डन कह लें, जो भी है, उसे जो भी शब्द ठीक लगे उससे आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें वास्तव में भारत के संविधान के लिए बहुत सही है। आप देखिए कि जितनी चीज़ें हमें बाहर समाज में प्रोवाइड होती हैं, मिल जाती हैं, उन चीज़ों के लिए हम उतना खर्च नहीं कर सकते। सरकारें अच्छा करें बुरा करें, हमें पूरा अधिकार है कि हम उनकी आलोचना कर सकें, उनकी अच्छाइयों पे बात कर सकें, उनकी बुराइयों पे उनकी जो है कि ठीक ठाक आलोचना कर सकें। लेकिन सच यही है कि हमारा संविधान हमें पूरी तरह से पालने से लेके मृत्यु तक के लिए, मैंने बताया आपको कि डिग्निटीफुल डेथ की भी अवधारणा हमारे यहाँ है। कोई व्यक्ति जीवन पूर्ण, जो गरिमापूर्ण जीवन जी रहा है, उसको अचानक से उसकी मृत्यु हो जाए, उसे कोई न देखने वाला हो, तो भी उसे, मैंने आपको लावारिस लाश की एग्जाम्पल देकर समझाया कि पुलिस भी अगर उसे बरामद करती है उस लाश को, तो भी उसका एक सम्मानजनक रूप से अंतिम संस्कार पूरा करती है। ये है आपका बिल्किस बानो केस 2002।